चलो देखिए कक्षा 9 क्लास ये है कि गणित चल रहा है। देखो हम आज करणी का परिमीकरण क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए करणी का परिमीकरण, देखो परिभाषा आप समझ लेंगे, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो जाए। फिर ध्यान समझेंगे, करणी का परिमीकरण परिभाषा क्या होती है, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त हो तो वे दोनों करणी एक दूसरे का परिमीकरण कहलाता है। क्या परिभाषा होता है आप लिख लेंगे, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे का परिमेयकरण कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से समझेंगे आप। करणियों का परिमीकरण क्या होता है, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे का परिमेयकरण कहलाता है। जैसे रूट 3 में रूट 2 का अगर गुणा करेंगे, देखो रूट 3 में अगर रूट 3 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 होगा। लेकिन देखिए ये क्या है, दो करणी है, क्या रहा ना, जब दो करणियों का गुणनफल, जब दो करणियों का गुणा करिए और एक क्या प्राप्त हो, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो तो वे एक दूसरे का क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। जैसे रूट 3 में देखो रूट 3 गुणा करेंगे 3 होगा। यहाँ पर जैसे 2 माइनस रूट 3 दिया हो और इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि वह क्या प्राप्त हो जाए, परिमेय संख्या, तो वे एक दूसरे का क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। जैसे 2 माइनस रूट 3 दिया है, अगर इसमें हम 2 प्लस रूट 3 से अगर गुणा करते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है। देखिए ये गुणनफल है और किसके आधार पर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूना 4, रूट 3 का वर्ग करेंगे 3, 4 में 3 के 1, तो क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या। तो क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या। तो वही कहा गया परिभाषा में, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे का परिमेयकरण कहलाता है। जैसा कि उदाहरण बताया गया, रूट 3 में रूट 3 का गुणा करेंगे, देखें 3 प्राप्त होता है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। फिर देखिए 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 में अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक। तो देखिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जब दो अलग अलग करणियों का अगर हम गुणा करें और गुणा करने के पश्चात उनका परिणाम जो प्राप्त होता है, अगर वह एक परिमेय संख्या अगर आता है तो हम कहेंगे वो दोनों करणियाँ एक दूसरे की क्या है, परिमेयकरण है। ये इसकी परिभाषा है। तो एक बार फिर आप देखकर इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। फिर एक बार हम आपको बता देते हैं, करणी का परिमेयकरण, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त हो तो वे एक दूसरे का परिमेयकरण कहलाता है। जैसा कि देखो उदाहरण हमने दर्शाया है, रूट 3 क्या है, एक करणी है, ये रूट 3 क्या है, दूसरी करणी है। जब हम दोनों का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, 3, ये क्या हो गया, एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए एक दूसरे क्या है, परिमेयकरण है। ऐसे यहाँ पर भी देखो एक प्राप्त हुआ तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या है, परिमेयकरण है। ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए हम सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल में देखिए आप प्रश्नावली 1 का यच देखिए,
प्रश्नावली 1 का एच, प्रश्नावली 1 का एच का देखो पहला क्वेश्चन में कई भाग दिए गए हैं, कुछ भागों देखो हम बताएंगे। आप यहाँ दिया है करणी में 15, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक लिखिए। क्या लिखना है? सरलतम परिमेयकारी गुणांक लिखना है। इसका ऐसा कौन सा गुणांक है जिसका गुणा करने पर ये परिमेयीकरण हो जाए, मतलब एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? परिमेय संख्या। तो अगर इसका हम खंड करते हैं, देखो 3 × 5, जिसका घात 2 है तो इसमें 2 का खंड बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता है। अगर हम करणी के अंदर 15 में अगर करणी 15 का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ करणी में 15 गुणित करणी में 15, इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा। यही परिभाषा बताया गया कि दो अलग अलग करणियों का गुणनफल अगर एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे की क्या कहलाता है? परिमेयीकरण कहलाता है। जैसा कि आपको दर्शाया गया, अर्थात देखो परिमेय कब प्राप्त हुआ? जब मैंने इसमें इससे गुणा किया, इससे गुणा किया, √15 में √15 गुणा किए तो 15 प्राप्त हुआ, जो एक परिमेय संख्या हो गया। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे ऋण में 15 का परिमेयीकरण करण संख्या किससे गुणा किया गया? करणी में फिर उसी संख्या से गुणा किया 15, जिससे हटकर क्या आ गया? 15 आ गया। अर्थात ये एक दूसरे की क्या है? परिमेयीकरण है। ये पूछा जा रहा था, परिमेयकारी गुणांक पूछ रहा था। तो √15 का परिमेय, तो √15 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? √15 होगा। फिर ध्यान समझेंगे, जो भी दिया जाए अगर उसका पूछता है परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, वह कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर यानी क्या हो जाए? करणी हट जाए, अर्थात एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो √15 का परिमेयकारी गुणांक क्या है? √15 क्यों हुआ? जैसा हमने दर्शाया है कि √15 में अगर √15 का गुणा करेंगे तभी जाके 15 होगा। तो इसका मतलब किससे गुणा किया गया? √15 से। तो √15 का परिमेयकारी गुणांक √15 ही होगा। इसी तरह देखो दूसरा सवाल में यहां दिया है, ये दिया गया है √3 है, कितना है? √3 है और इसकी घात कितनी है? 8। आपको देखो इसका परिमेयकारी गुणांक पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। फिर ध्यान समझेंगे यहाँ पर, देखो ये लिखा है 8 अंडर के अंदर का 3 और करणी की घात कितना है? 8 है। कह रहा इसका परिमेयकारी गुणांक बताइए, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसे इसमें गुणा करने के पश्चात ये करणी हट जाए। क्या हट जाए? करणी हट जाए, ताकि वह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। क्योंकि हमने इसके पहले आपको परिभाषा बताया है परिमेयकारी गुणांक के लिए कि जब दो अलग अलग करणियों का गुणनफल किया जाए और उसमें से क्या प्राप्त हो जाए? एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो वे एक दूसरे का परिमेयीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ अब आप देखेंगे यहाँ पर करणी की घात कितनी है? 8। हम जानते हैं कि करणी तब हटेगा जब ये संख्या यहाँ कितनी बार हो? 8 बार हो। कितनी बार हो? 8 बार हो। तो यहाँ देखते हैं कि यह कितनी बार है? 1 बार है, तो 7 बार कम है। देखो यहाँ 3 कितनी बार है? 1 बार है ना, और होना कितनी चाहिए? 8 बार होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो 3 का खंड होना चाहिए वो 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो देखिए इसको हम जो लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, कितना कम है? 7 कम है। कितना कम है? 7। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो क्या करणी हटता है? अगर करणी हट जाए तो इसका परिमेयकारी गुणांक यही होगा। फिर ध्यान समझेंगे आप, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत पूछता है और ये 1 नंबर की सवाल है आपका। देखिए यहाँ करणी के अंदर 3 दिया है, करणी की घात 8 दिया गया है। तो कह रहा है इसका जो ये करणी के रूप में दिया गया है, जो संख्या दिया गया है अपर में, इसका कह रहा परिमेयकारी गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो करणी की घात रहता है उसके बाहर जब तक ये करणी नहीं हटेगा तब तक उसका परिमेयकारी गुणांक नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ 3, करणी की घात कितना है? 8, और यहाँ पर देखो 8 होने पर ये बाहर होगा, तो कितनी संख्याएं कम है? 7। तो 3 घाते 7 लिख दिया गया। अगर इसको हम सरल करना चाहते हैं तो इसके पहले हमने गुणनफल पढ़ा है, करणियों का गुणनफल, कि दो अलग अलग करणियों का गुणनफल तभी किया जा सकता है जब उनकी घात समान हो। दो अलग अलग करणियों का गुणनफल तभी किया जा सकता है जब उनकी घात क्या हो? समान हो। यहाँ समान दिया है तो इनको एक ही लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 3 है,
3 कितनी बार है? 7 बार है, तो 7 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ अगर 3 8 बार होगा तो बाहर हो जाएगा, तो गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 और एक पहले से था वहाँ 8, 7 यहाँ से आ गए, एक इसमें दिया है 8, तब ये बाहर हो गया कि नहीं? अब क्योंकि 3 कितनी बार है? 8 बार है, क्योंकि यहाँ 3 कितनी बार है? 8 बार। जब ये बाहर हो गया तो देखिए तो 8, यहाँ पर सवाल देखें जो दिया है, करणी के अंदर 3 और करणी की घात 8 में मैंने किससे गुणा किया कि ये करणी हट गया? 3 आ गया कि नहीं? यहाँ पर देखो इसी से गुणा करने के बाद ये करणी हट कर कितना आ गया? 3। ये है क्या? एक परमेय संख्या है, इसका मतलब इसका जो है परमेयकारी गुणांक क्या होगा? यही होगा, तो लास्ट में लिख देंगे। अतः करणी के अंदर 3 करणी की घात 8 का परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक बराबर क्या होगा? करणी के अंदर 3 की घात 7 और करणी की घात 8, यह इसका परिमेयकारी गुणांक होगा। अब इस तरह से जितनी भी सवालें दिया है इस तरह से आप परिमेयकारी गुणांक बना सकते हैं। हम क्लास वाला और बता देते हैं आपको। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है, पहले का 5वां, यहाँ दिया है करणी के अंदर 32 और यहाँ घात 3 दिया है। देखो पहले का 5वां भाग प्रश्नावली 1 का यच का, इसमें भी पूछ रहा है इस संख्या का परमेयकारी गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परमेयकारी गुणांक, यानी वह कौन सी करणी है जिसका इसमें गुणा करने के बाद यह करणी हट जाए। जब हट जाए तो वही संख्या इसका क्या होता है? परमेयकारी गुणांक होता है। तो इसको हटाने के लिए पहले आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पर बराबर इसको लिख सकते हैं। देखो करणी की घात क्या है? 3 है, 32 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ध्यान समझेंगे, पर इसका खंड कर दिया गया। करणी के अंदर 32, करणी की घात 3 है, तो हमने जब 32 का खंड किया तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ पर इसकी घात 3 है तो 3 पे बाहर होगा, तो देखो इसका 3 का क्रम बन रहा है, ये बाहर हो गया। करणी के अंदर यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? 2, और इसकी घात 3 है। इसका अर्थ है यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो 2 करणी में यहाँ 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करणी हटा? नहीं हटा, तो इसको जब तक नहीं हटेगा तब तक उसका परमेयकारी गुणांक नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 4 है, 1 2 की कमी है। कितने 2 की कमी है? 1 2 की, तो इसको हम लिखेंगे 2 करणी की घात 3। कितने 2 की कमी है? यहाँ मान लीजिए 2 गुणते 2 ही रहने दे रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए क्या लिखेंगे। तो देखो 2 गुणित 2, 1 2 की कमी है, क्योंकि यहाँ 3 है तो हम यहाँ 1 2 लिख देते हैं। अब आप जानते हैं कि 2 अलग अलग करणियों को गुणनफल आप पढ़े हैं। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करते हैं 2 दूना, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ दे दिया है, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इसी से पता करना है। तो देखो 2 1 के 2, करणी में इनकी घात क्या है? समान है। इनकी घात क्या है? समान है, तो इसको एक ही हम लिख सकते हैं। तो 2 गुणित 2 और ये गुणित 2 यहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ 2 गुणित इसका 3 का क्रम बन गया, तो 2 दूना 4, देखो करणी हट गया। करणी क्या हुआ? हट गया। तो ये दिया था, इसका हल यहाँ तक आया था, इसका हल यही है। तो मैंने अलग से किससे गुणा किया? इसी से गुणा किया है ना, देख रहे हैं ना भाई, इसका हल तो यही हुआ। तो ये करणी हटा तब जब मैंने इससे गुणा किया, इसके पहले देखो हटा नहीं था ना। जब मैंने इससे गुणा किया देखो करणी हट गया। कितना आ गया? 4। ये 4 है क्या? एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, जिससे परिभाषा बताया गया कि 2 अलग अलग करणियों का गुणा किया जाए, अगर उससे करणी हट कर क्या आ जाए? एक परमेय संख्या प्राप्त हो जाए, वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाता है? परमेयीकरण कहलाता है। इसका मतलब इसका परमेयकारी गुणांक ये होगा। क्या होगा? अंडर करणी के अंदर 2 और करणी की घात 3, तो लास्ट में लिख देंगे। अतः करणी के अंदर 32, करणी की घात 8 नहीं दिया है, सॉरी 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। का परिमेयकारी गुणांक
बराबर क्या होगा, करणी के अंदर 2 और करणी की घात 3, यही इसका परमेयकारी गुणांक होगा। किसका, अंडर रूट के अंतर्गत 32 और करणी की घात 3 का परमेयकारी गुणांक होगा अंडर रूट में 2 और करणी की घात क्या है, 3 है। इस तरह से पहले का कई भाग दिए गए हैं, इसी को देखकर आप समझकर वीडियो को आप देखकर सभी सवाल लगा लेना। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भाग इसमें दिया गया है 2 बटा करणी के अंदर 5। इसमें कह क्या रहा है सवाल में देखो दूसरे वाले सवाल में ये लिखा गया है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए, यानी हर का अंश को नहीं देखना है, सिर्फ हर का, कह रहा हर का परमेय बनाकर इसको आपको लिखना है। कहने का मतलब इसका ये है कि हर में करणी नहीं होना चाहिए, आपको हर में करणी हटाना है, अंश में करणी रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से हर से करणी को हटा देना है। इसके लिए हम ये ध्यान देंगे, इसीलिए पहले सवाल में आपको पढ़ाया गया कि इसका परमेयकारी गुणांक क्या होगा, ताकि उससे गुणा करने पर वह एक परमेय संख्या हो जाए। यानी हर में परमेय होना चाहिए, अंश में चाहे अपरमेय हो चाहे परमेय हो। तो इसके लिए आप सदैव क्या करेंगे, इसी से देखो √5 का परमेयकारी गुणांक क्या होता है, √5 होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हम हर में गुणा कर दें, हमको इस तरह से लिखना पड़ता है ताकि हम लिखें और उसके मान में परिवर्तन भी ना हो और हम जो चाहते हो भी जाए। तो इसके लिए हम करणी में 5 और करणी में 5 अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो क्या प्राप्त होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, आप करणियों का गुणनफल बताया गया है, पढ़ चुके हैं। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 रूट में क्या होगा 5 और √5 में √5 गुणा करेंगे क्या होगा 5 हो जाएगा। जो देखिए इसमें हर में करणी नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर में करणी क्या है, नहीं है ना। तो यही कह रहा है कि हर का परमेयकारी गुणांक बताना है, अंश में रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका हर का परमेयकारी गुणांक हो गया, जिससे हर से हट गया है।